बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें और पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, हमारी दुआओं के साए में रहें। एक अच्छी खबर से आगाज़ करता हूँ। मैंने कल दुआ की थी, हमारे जाफरी साहब हैं, हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी हॉस्पिटल में है। आज उनका मैसेज आया कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेटी हॉस्पिटल से घर मुंतकिल हो गई है। बहुत मुबारक हो। आप लोगों की आमीन कहने से, आप लोगों के एक आमीन कहने से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। याद रहेंगे, आबाद रहें। इमरान खान और उनकी बेगम के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। मैं अमूमन आगाज़ नहीं करता अपने वीलॉग का इस तरह की बातों से, और अमूमन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कोई ऐसी डिप्रेशन वाली बात ना दूँ जिससे आपको बजाय कोई एक अच्छी खबर देने के मैं किसी बुरी खबर की तरफ ले जाऊँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे ये पता है कि जो लोग भी हैं जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं वो उनके हवाले से इतने परेशान हैं कि वो कहीं से एक ताज़ा हवा के झोंके का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कोई ताज़ा हवा का झोंका आ जाए, को खान साहब के लिए अच्छी खबर मिल जाए। फिर जब मैं इस तरह की गुफ्तगू से आगाज़ करता हूँ तो मुझे खुद भी दुख हो रहा था कि यार मुझे क्यों मैं कर रहा हूँ। लेकिन फैक्ट्स आर फैक्ट। ओखे लंबे थे पेंडी ओखे पेंडे थे लम्बिया ने रावा इश्क दिया। इमरान खान तो एक लंबे इश्क के सफ़र का मुसाफिर है। आज इस पे मैंने बात करनी है, बड़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मैंने कल आपसे कहा था कि एक फ़ैसला आना है जिस फैसले से हो सकता है कि पीटीआई के लिए मुश्किलात ख़त्म हो जाएं या कम हो जाएं, या उन्हें एक रास्ता मिल जाए, या एक उन्हें रोशनी की किरण नज़र आ जाए। आज वो फ़ैसला आ गया। उस फैसले में क्या हुआ और उस फैसले से जो तवक्कुआत थी पूरी हुई या नहीं हुई, इसके ऊपर मैंने बात करनी है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ खलीज की सूरत हाल है। उसमें तो अब मैं क्लियर बता दूं आपको कि अमेरिका के जो गुफ्तगू है उससे तो लगता है कि जनाब वो अभी जंग को बढ़ाना चाहता है। इसराइली भी यही चाहते हैं कि उनकी जंग किसी तरह बढ़े। बल्कि उनके एक वज़ीर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उसने कहा कि हम वेट कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से कोई इशारा हो रहा, हम अपना काम शुरू करें। दूसरी जानिब अमेरिका ने कल यानी आज सुबह, जब ये मैंने व्लॉग कर रहा हूँ तो आज सुबह अमेरिका ने जो तजावीज़ पाकिस्तान ने ईरान की तजावीज़ अमेरिका के हवाले की थी उस पर गौर किया और उसके बाद उन्होंने उसे ऑल आउट रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अमेरिका और ईरान में बराह रास्त राब्ते हो गए। पाकिस्तान को मैंने कल कहा था कि अमेरिका ने माइनस कर दिया है, तो मैंने पूरी जिम्मेदारी से आपको ये बात की थी कि इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का जो रोल है फैसिलिटेटर का वो अभी कायम है, वो कायम रहेगा। लेकिन इमरान वो जो एक था ना कि मुज़ाकरात का होस्ट ये वो, वहाँ से एरिना जो है कहीं और शिफ्ट होने लगा है। अब रूस भी बीच में कूद पड़ा है, उसने भी सालसी की पेशकश की है। और ईरान और रूस का कहना यह कि अब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम कोई वो नहीं है, हम बाकायदा अलाई हैं एक दूसरे के। तो इससे ज़रा खित्ते की जो सूरत हाल है मैं एक नज़र आपको डाल दूँ कि रूस का सबसे बड़ा मुखालिफ सऊदी अरब पहुँच गया और वहाँ जाके उसने सऊदी अरब के दूसरे दौरे में उनके साथ दिफाई मुआहदा कर लिया। ईरान गया है, रूस, सऊदी अरब और ईरान आमने सामने खड़े हैं। अमरीकी सदर कहता है कि जी मुझे तो उकसाया ही सऊदी अरब के फरमा रवाने हैं। तो इससे आपको इस खित्ते की सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो समझ आ रही होंगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के हाथ से गेम थोड़ी सी निकली है और ये गेम ज़रा बाहर निकली है, जो हमने कोशिश करके इसे अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ था कि पाकिस्तान के गिर्द सब चीज़ें घूमे। थोड़ा सा पाकिस्तान की ग्रिप कमज़ोर हुई है। उसकी रीज़न शायद ये है कि पाकिस्तान अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसे ख़त्म नहीं कर सका। अब मैं आता हूँ इमरान खान साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प खबर सुन लें। खबर ये है कि ये जो तेल की कीमतें और ये हुई, इसमें एक जब ईरान की और अमेरिका की जंग शुरू हुई तो ओगरा के कुछ ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी शहबाज शरीफ को, और उस ब्रीफिंग में ये बताया गया कि जनाब अली पेट्रोल हमारे पास बहुत चंद दिनों का है, लिहाजा में फौरी तौर पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी चाहिए और पेट्रोल की कंजम्पशन जो है वो कम करनी चाहिए।
शहबाज शरीफ साहब जाहिर है मतलब बादशाह आदमी ने, उनका तो बड़ी मेहरबानी कि बैन अल-अक़वामी उसमें से वो वक्त काट के थे थोड़ा जा, उन्होंने ये गल सुन ली, कौम दे दी, उन्होंने कहा जी फौरन पेट्रोल की कीमतें बताओ, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। बाद में तहकीकात से साबित हुआ कि जनाब अली ओगरा के जो ऑफिसर थे जिन्होंने ब्रीफिंग दी बड़े, वो ऑयल कंपनियों के साथ मिल चुके थे और उनकी ब्रीफिंग से पहले ही तकरीबन 1 अरब का तेल सरगोदा और बावलपुर के कहीं सेफ हाउसेज नहीं, मतलब कुछ कमरेज नहीं कि ना पेट्रोल बंद किया था उन्होंने, जो भी उनके टैंकर शैंकर वहां पे महफूज किया हुआ था। और जैसे ही कीमतें बढ़ी, वो पेट्रोल जो है ऑयल कंपनियों ने मार्केट में ले आए और अरबों रुपए की दिहाड़ी लगा ली। तो जिन्होंने ब्रीफिंग दी थी जाहिर है उन्होंने भी मौज मेला हो गया, कौम बारह हो गया, उन्होंने इस बारी बकरा ईद पे वो बकरा दें या हाथी दें या कोई 5-7 हाथी दें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इतने पैसे उन्होंने कमा लिए हैं। इसकी तहकीकात फिर होनी शुरू हो गई, आपको पता है। लेकिन पता पाकिस्तान में कोई तहकीकात कर लें, कुछ भी कर लें आप, मजाल है जो एक बंदे को भी सजा मिले। हाँ, ये कहा जा रहा है कि चूंकि सागदार साहब बहुत अरसे से नजर रखे हुए और उनके खारजा अमूर की जिम्मेदारी तो और भी कहीं ना कहीं से निभाई जा सकती है, जा रही है, तो वो पहले दिन से उन्होंने कहा मुझे किसी तरह वजीर खजाना बना दो। अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि औरंगजेब साहब की छुट्टी होने का इम्कान है, हालांकि औरंगजेब साहब को इनके खाते में नहीं आए, वे मौजूदा हुकूमत के खाते में नहीं आए। औरंगजेब साहब पैराशूटर हैं, तो आपको पता है पैराशूटर कहाँ से उतरते हैं, और वो वहाँ से उतरे में उन्हें हटाना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कहा यह जा रहा है कि औरंगजेब साहब की गर्दन जाएगी और इसाक डार साहब जो है इस गर्दन के ऊपर बैठेंगे, क्योंकि उनका अल्टीमेट जो ख्वाहिश, अल्टीमेट जो ख्वाब है वो एक ही है कि मैं किसी तरह वजीर ख़जाना बन जाऊँ। हर दौर में उनका एक ही ख्वाब रहा है, मुझे नहीं पता कि क्यों बनते हैं या क्या नहीं, लेकिन असल ख्वाब मैंने आपको बता दिया। हाँ, मुझे ये पता है कि एक दफ़ा जब पाकिस्तान एटमी धमाका करने लगा था तो ये तय होना था कि डॉलर जो है वो पता नहीं 12 रुपये बढ़ेगा। ये बात सिर्फ चंद लोगों को पता थी। तो उस वक्त के वजीर मौसूफ ने, चूंकि सिर्फ उन्हें पता था और उन्होंने ही ऐलान करना था, तो कहा जाता है कि उन्होंने कौमी ख़जाने से पैसे लिए और उसके डॉलर लेके स्टॉक कर लिए। उसके बाद उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉलर 12 रुपये बढ़ा, उन्होंने वो स्टॉक किया और डॉलर मार्केट में बेचा, अपनी दिहाड़ी लगाई, वो जो पैसे खजाने से लिए थे वापस जमा करा दिया। अब कोई कहेगा कि इसमें क्या, उन्होंने तो बिल्कुल कहा, इससे बड़ी बदयांती कोई नहीं होती, इसे कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम। एनीवे, बात कहीं की कहीं चली जाएगी। मैंने तो आपको पेट्रोल की बता दिया। हाँ, कल के वीलॉग में एक मैंने गुफ्तगू की और उसमें मैंने बताया कि जी नवाज शरीफ के 28 IPPs हैं और नून लीग वालों के 16 IPPs हैं, जरदारी के 16 IPPs हैं, पीपल्स पार्टी का। वो एक्चुअली हुआ ये कि हम क्या लिखते हैं, हम वफा लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। हुआ ये है कि हमारे बेल्जियम में फैसल साहब हैं, हमारे भाई हैं, और वो इंटरनेशनल डिप्लोमेट हैं, बैन अल-अक़वामी सहूलतकार उन्हें कहा जाता है, और वो बड़े अच्छे व्लॉग भी करते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल पर भी। उनकी एक पोस्ट मेरे पास आई, मैंने उसे जल्दी में सरसरी में देख के आपसे शेयर की। तो वो मैं फीसद को IPPs कहता रहा। उनका जो ट्वीट है उसके मुताबिक उनका कहना है कि पाकिस्तान में जो IPPs हैं 28% शरीफ फैमिली के हैं, 16% जो है वो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता लोगों के हैं, 16% आसिफ अली जरदारी साहब के हैं, 8% पीपल्स पार्टी के लोगों के हैं। ये उनका ट्वीट है, साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो है मैंने सिर्फ फीसद की गलती कर दी, तो बंदे इसलिए कहते हैं जब बंदे बहुत ज़्यादा जल्दबाज नहीं होने चाहिए मेरे वर्ग का, अभी बात पूरी पता नहीं होती, उठा करके आगे कर देते हैं। तो वो मुझे फिर सुबह एहसास हुआ कि वो मैंने एक गलती कर दी है, तो मैंने उसकी फ़ौरन तस्हीह करना ज़रूरी समझी, और एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी भी है कि अगर वो कोई गलती करे तो उसकी तस्हीह भी करे। बाकी चीन के 8%, सऊदी अरब के 8% और मौजूदा सरमायाकारों के भी जो बाकी बचते हैं। लेकिन आप एक बात नोट करें, पाकिस्तान में हर साल 2 साल बाद ये बिजली का बुरहान पैदा क्यों होता है, और उस बुरहान के बाद उस बुरहान को बूस्ट क्यों दिया जाता है?
आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि उस बोरान को बूस्ट देने में भी खुद आईपीपीज के मालिकान शामिल होते हैं। वो लोग जिन्होंने माजी में बिजली के बोरान में और आईपीपीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सुन के हैरान होंगे कि उनके अपने आईपीपीज हैं और वो करते क्या हैं। आप सुने, सर पीटे। मैं तो सर में खाक डालना चाहता हूं कि एक ऐसा मुल्क यार जिसके ऊपर बैठे हुए लोग सियासतदान नहीं, ठेकेदार है। वो सरमायादार क्या करते हैं कि वो वापडा से बिजली लेते हैं 3 रुपए यूनिट, क्योंकि वो कारखाने और इसके उसमें, और जो वो खुद आईपीपी से अपनी बिजली बनाते हैं, जो कारखाना उनकी छोटे आईपीपीज है, वो बिजली वापडा को बेचते हैं 20 रुपए की। कैसा है? हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है। आप अंदाजा कर लें कि इन लोगों की वजह से एक रिपोर्ट के मुताबिक 90,000 अरब रुपए का पाकिस्तान पे कर्जा है आईपीपी के, और सर्कुलर डेट कहा यह जा रहा था कि जी कुछ पैसे दें तो ये खत्म हो जाएगा। वो थे तो थे कायम है। और इसमें अभी मैंने आपको वो नहीं बताया, ये जो आईपीपी को हम देते हैं, इनसे मुआहदा हुआ था कि जी 125% ये बिजली पैदा करेंगे, 48% पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम पैसे पूरे ही कहीं दे रहे हैं जितने का मुआहदा हुआ है। अभी मई में जो बिल आएंगे बिजली के, ताड़े लग पता जाएगा ये होने लगा है। इमरान खान साहब को गुज़िश्ता रात लेके गए पिम्स, और रात 4 बजे लेके गए। इससे आप अंदाजा करें कि ये कोई नॉर्मल आदमी, कोई नॉर्मल हम में से कोई भी, कोई 4 बजे जब हॉस्पिटल जाता है तो क्या वो नॉर्मल कंडीशन होती है? क्या आप ये समझते हैं कि ये कोई नॉर्मल कंडीशन होती है कि रात 4 बजे हमारे कोई अजीज बीमार हो जाता है, हम खुद बीमार हो जाते हैं, और अगर हम रात को 4 बजे उठ के भागे तो इसका मतलब होता है कि कंडीशन बहुत खौफनाक है। खान साहब को गुज़िश्ता रात 4 बजे पिम्स लाया गया और कहा जाता है कि उनको इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की हालत ठीक नहीं है। इस हवाले से अब एक नई कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। सलमान सफदर साहब ने आके कहा जी उनकी हालत ठीक है, ज़राए दावा करते हैं कि जी उनकी हालत ठीक नहीं है, ज़राए दावा करते हैं कि उनकी अहलिया की भी हालत ठीक नहीं है। अब आज जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे तो डॉक्टर नदीम कुरैशी की निगरानी में टीम पहुंची है अडयाला, और उन्होंने जाके बुशा बीबी की आंख का मुआयना किया है। इसका मतलब है कि बुशा बीबी की आंख अभी सेटल नहीं हुई। और ये आंख का जो मर्ज है, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्या हो रहा है कि जनाब आंख का मर्ज कोट लखपत में भी जो असीर है, पीटीआई की लीडरशिप है, उनके मुतालिक भी कहा जा रहा है कि उनमें जो है कुछ को आंख की प्रॉब्लम पेश आ रही है। अब बुश जो इमरान खान के अहले खाना है और अलीमा साहिबा, वो कहती हैं कि उनका इल्ज़ाम है, वो कहती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इमरान खान के खाने में कोई ऐसा सब्सटेंस डाला जाता है जो क्लॉटिंग कर रहा है। वो कहती है हमारा भाई तो 4 घंटे एक्सरसाइज करता है, उसको क्लॉट कैसे पैदा हो सकता है? वो तो डाइट भी बड़ी परफेक्ट लेता है, उसको क्लॉट कैसे पैदा हो सकता है? वो जो खाता है उसे कंज्यूम करता है। वो कहती है कि उसकी खुराक में कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिससे इमरान खान के लिए ये सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। और इसके सपोर्ट में वो ये कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो जो उसकी ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो क्यों नहीं आप आवाम तक पहुँचाते, क्यों नहीं अदालतों में जमा कराते, क्यों नहीं अहले खाना को बताते? और दूसरी बात यह कि जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो आप क्यों नहीं अपने उनके अहले खाना को कॉल करते, जो दुनिया भर में SOP है कि अगर कोई क्या कहते हैं कैदी उसे हॉस्पिटल लेके जाना है तो उसके अहले खाना से उसकी अप्रूवल ली जाती है। इमरान खान के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? तो ऐसा लगता है कि दाल में काला है जिसे छुपाने के लिए हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है। आज मंगल थी, आज इमरान खान की बहनें फिर क्या कहते हैं अडयाला के बाहर थी। गर्मी, चिलचिलाती गर्मी, शदीद धूप। अगर आप वो देखें तो कैसे वो बहनें जो हैं उस धूप के अंदर बैठी हुई हैं, लेकिन धन हौसला है भाई नो का भी कि इसे कहते हैं पाकिस्तान की सियासी जद्दोजहद। मैं बेनज़ीर भुट्टो की सियासी जद्दोजहद और नुसरत भुट्टो साहिबा की सियासी जद्दोजहद को एक रोल मॉडल समझता था, जिसमें उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी के बाद इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक तारीख़ी जद्दोजहद की। लेकिन जो जद्दोजहद इमरान खान की बहनें कर रही हैं अडयाला के बाहर, मैं उसे किसी तरह भी उस जद्दोजहद से कम नहीं कह सकता जो नुसरत भुट्टो ने की या फातिमा जिन्ना ने अपने भाई के लिए की। ये बहनों ने एक नई तारीख रकम की है।
दुनिया का कोई बंदा आए ना आए, कोई लीडर आए ना आए, वहाँ पे उनके साथ खड़ा हो ना हो, वो बहनें अपने भाई के लिए अडयाला के बाहर खड़ी होती हैं जाके। उन्हें पता होता कि वो हमें नहीं मिलने दिया जाएगा, लेकिन उन्हें पता होता कि अगर हमने भी आना छोड़ दिया तो पीटीआई वालों को तो वैसे ही उन्होंने तो मौका चाहिए, उन्होंने तो एक मौका चाहिए दौड़न का। सो आज अडयाला के बाहर फिर वही रवायत दोहराई गई। इमरान खान की बहनें शदीद गर्मी हवस के अंदर वहाँ खड़ी रहीं, एहतिजाज करती रहीं, फिर भाई से मुलाकात नहीं हो सकी। भाई की ज़िंदगी के को ख़तरा है, भाई की सेहत को ख़तरा है, कोई मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पंजाब हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं है। क्योंकि सनम जावेद और फलक जावेद के मुतालिक भी कहा जा रहा है कि उनकी आंख के अंदर भी कोई इशू आ रहा है। और ये बात जो है ना खटकती है मुझे कि ऐसा क्या चीज़ हो रही है कि ये सब के लिए एक ही तरह के जो सेहत के मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि एक बड़ा फ़ैसला है, और अगर वो फ़ैसला आता है तो पीटीआई के लिए एक नए रास्ते खुल जाएंगे। फ़ैसला ये था कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एजाज चोई साहब ने एक दरख्वास्त दी थी बरियत की 9 मई के केसेस में, जो उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा हुई थी। मेरा ये कहना था कि ये पहली बार ऐसा होगा इस सारे उसमें कि अगर कोई हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी का फैसला मुअत्तल कर देती है तो बाकी जितने लोगों को उधर से सज़ा है उन्हें एक होप मिल जाएगी कि हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिल सकता है। लेकिन बदकिस्मती से एजाज चोई साहब और महमूद रशीद साहब की दोनों दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी हैं लाहौर हाई कोर्ट ने। हाँ, उसमें अफजाल अजीम साहब हैं पीटीआई के कोई रहनुमा, उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी है। इसका मुझे अभी मुकम्मल तौर पे नहीं पता चल रहा कि ये क्या है। मैं इस पे सुबह के व्लॉग में बात करूँगा, मैं इस पे थोड़ा सा देख लूँ। लेकिन अफजाल अजीम साहब को पीटीआई के वो बताए जाते हैं, उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई है। महमूद रशीद और एजाज चोई साहब जिनके लिए वकला ने ये प्ली ली थी कि सर ये शदीद बीमार हैं, 70 से ज़्यादा की उम्र है, गर्मियाँ आ गई हैं, एजाज चोई साहब के जो गुर्दे हैं वो 20% काम कर रहे हैं, महमूद रशीद जो हैं वो भी दिल के आर्जे की वजह से हॉस्पिटल जा चुके हैं, तो उनको उनकी मर्सी उन पर की जाए और उन्हें वो रिहा किया जाए। लेकिन अदालतों ने मानने से इनकार कर दिया। अदालत की मर्जी में की कह सकते हैं। मैं तो अभी इस पे भी नहीं बोल रहा कि आज जुडिशल कमीशन में जजेस के जो तबादले हुए हैं वो तबादले हो कैसे गए हैं। हर वो शख्स, हर जज जिसने ख़त लिखा उसके साथ तो जो कुछ भी हुआ, ख़त तो पहुंच नहीं सका, उनको कहीं और पहुंचा दिया गया। मैं इस पे एहतियात से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मसला है वो उनके लिए जो सच बोलते हैं। झूठ बोलने वाले तो खैर लाखों की तनख्वाहें भी लेते हैं, मराद भी लेते हैं, बड़ी बड़ी गड्डियाँ भी फिर देने, शिमला भी उन्होंने तो ऊँचा होता है, अपने आप को कहते हैं हम लीड क्लास भी हैं साफ़ियों की, क्योंकि वो ज़मीर भी बेच देते हैं। झूठ बोलते हुए भी उन्हें शर्म नहीं आती। आज मेरे ये माड़े जैसे फ़खर साहब जैसे बेचारे जिनको हथकड़ियाँ लगा के आप घसीटते हुए तस्वीरें वो वीडियो बनवाते हैं, उन्होंने लिए ज़िंदगी औखी हो जाती है। बार अदालतों का फैसले है, अब किसी को कहीं फेंक दिया, किसी को, हाँ जिन्होंने क्या इलीगली, मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी जुडिशरी का एहतराम करता हूँ, कहा यह जा रहा है जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले दिए उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने कोई तक भी नहीं सकता, उन्होंने अख चुक के कोई नहीं देख सकता। और जाते जाते एक खबर सुन लें जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में पीटीआई ट्रिब्यूनल में मेंबर फाइनेंस की तैनाती होनी थी, वो हो नहीं रही थी, बार बार कहने के बाद नहीं हो रही थी, जिस पे